नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बड़ा भांडाफोड़, 10,000 करोड़ का घोटाला, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी ने सीएम पद पर एमवीए में बढ़ाई टेंशन। झारखंड में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी में बनी सहमति, कितने सीटों पर लड़ेगी जेडीयू। ओवैसी से यूपी का हिसाब महाराष्ट्र में बराबर करने की फिराक में अखिलेश यादव। यात्रा पर निकलने से पहले बोले गिरिराज सिंह का अब हिंदू होगा एकजुट। याह्या सिनेवार की हुई मौत, इजरायली सेना ने सिलसिलेवार दिया ब्यौरा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक एक महीने पहले राज्य में बड़े घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता दल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 10,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया है। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 10,000 करोड़ की डकैती कराई है। पवन खेरा ने कंपनी का नाम लिए बिना कहा है कि बीजेपी चंदा लेकर धंधा कर रही है। ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको एक और चौंकाने वाली बात मिलेगी कि जो प्रति किलोमीटर की लागत कंस्ट्रक्शन करने की बाकी राज्यों में या एनएचएआई ने जो प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे, उसमें प्रति किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है। थोड़ा इसको दिख रहा है आपको क्लियरली। और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महाराष्ट्र के, इसमें वो लागत दुगुनी कर दी गई। ये सबसे चौंका देने वाली बात है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर हैज बीन डबल्ड ऑफ व्हाट इट वाज in earlier projects given by government, given by NHAI in other states. What is so special about these projects? Why has the cost gone up by 100 times? How can it be doubled? Yes. महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि मैंने सुबह मुकुल वासनिक से बात की है, आज मैं राहुल गांधी से भी बात करूंगा और सीट बंटवारे को लेकर लंबित फैसले में तेजी लाई जाएगी। कई सीटों पर फैसले हो चुके हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर फैसले नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में समाजवादी पार्टी पीडब्ल्यूपी भी है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं हो, उन्हें बार बार सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। अब वो समय निकल चुका है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये फैसला जल्द से जल्द हो। एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी कोई मतभेद नहीं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों पार्टियां दावा करती हैं। महाराष्ट्र में नाना पटोले हमारे सहयोगी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर समस्या है, इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारे अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा।
जम्मू कश्मीर के अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, डीडीसी चेयरमैन या कोई भी हो, जनता और सरकार के बीच एक पुल बनना होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं जनता के मुद्दों को उचित मंच पर सरकार तक पहुंचाने के लिए। आज मैंने अस्पताल का दौरा किया और मुद्दों की व्यापक समीक्षा की है। आपने यहाँ पे देखा? देखिए जनाब, एक एमपी हो, एमएलए हो, सरपंच हो, डीडीसी चेयरमैन हो, जो भी हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि वो एक पुल बने अवाम के दरमियान और सरकार के दरमियान। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि अवाम के जो मसाइल हैं, इशूज हैं, उनको प्रॉपर प्लेटफार्मों पर सरकार के नोट्स में लाया जाए। आई एम डूइंग द सेम जॉब। तो आज हमने अस्पताल का दौरा किया, वहाँ पर जो इशूज थे, उसके अलावा डीसी साहब के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, चाहे पीएचसी का था, आरएडबी है, मतलब इरिगेशन है, बाकी चीजें हैं, हेल्थ है, तो एजुकेशन सेक्टर है, वी टुक ए रिव्यू ऑफ द ओवरऑल इश्यूज। तो उम्मीद है कि मतलब अगर 10 मामले होंगे, मैं कहता हूँ अगर 5 भी हल हो जाए तो बड़ी बात है। लोगों से झूठे वादे करने में कोई मतलब है नहीं। हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जितने भी सहूलियत दिलाई जा सके उस पर हम काम करें और इंशाल्लाह आई एम ऑप्टिमिस्टिक। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद को प्रोफेसर एहतिशाम अहमद खान से अपमानजनक टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगने का आदेश दिया है। अहमद ने पत्रकारिता के मीडिया सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर को सार्वजनिक रूप से यौन शिकारी करार दिया था, जिसके बाद लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया है कि अहमद की माफ़ी को 4 हफ्ते के भीतर डेली इनाडू अखबार के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया जाए। ये निर्देश मानहानिकारक बयान को औपचारिक रूप से वापस लेने और प्रोफेसर एहतिशाम अहमद खान की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को संबोधित करने का प्रयास करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला स्वागत करने योग्य है कि किसी भी तालीमी इदारा में जो हमारे पूर्व चांसलर साहब फिरोज बख्त ने जो काम किया था वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हम। एक प्रोफेसर के जीवन के ऊपर या उसके पूरी ज़िंदगी के ऊपर जिस तरह का लाछन लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने फिरोज बख्त को लताड़ा है या उनको फटकार लगाई है कि आप 1 लाख रुपए दीजिए और इनाडू अखबार में मोटे अक्षरों में आप माफ़ीनामा लिखिए, ये उनके लिए सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कदम फैसला था। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के CM के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कुर्सी संभालते उन्होंने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। कार्यभार संभालने के बाद CM सैनी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी मेडिकल कॉलेजों में भी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है, लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। झारखंड में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में सीट पर सहमति बन गई है। बीजेपी यहां जेडीयू को 2 सीटें तमाड़ और जमशेदपुर वेस्ट देने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों ने बताया कि लंबे खींचतान के बाद झारखंड चुनाव पर जेडीयू बीजेपी में सीट सहमति बनी है। जमशेदपुर वेस्ट से जेडीयू के सरयू राय उम्मीदवार हो सकते हैं। सरयू राय जमशेदपुर ईस्ट सीट चाह रहे थे, हालांकि विरोध की वजह से सीट बदलनी पड़ी, जबकि दूसरी सीट तमाड़ से कृष्ण पातड़ उर्फ राजा पीटर उम्मीदवार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज एनडीए लड़ना चाहूंगा और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग
बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच एक लंबे अरसे से रंजिश चली आ रही है। काले हिरण केस के मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है, तो वहीं उसके गैंग के शूटर मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग भी कर चुके हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। उसमें कहा गया है कि अगर सलमान खान समझौता नहीं करते हैं तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। जिसमें कहा गया है कि सलमान खान अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो उनकी हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर कर दी जाएगी। इस तहत अगर कोई उनको जान से मारने की धमकी देता है तो इस तरह के केस में क्या कार्रवाई हो सकती है, सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है तो कानूनन अपराध माना जाता है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत कार्रवाई होती है। ऐसी स्थिति में धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए, तो कोर्ट धमकी देने वाले शख्स को 7 साल तक की सजा सुना सकता है। अगर कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है तो आप पुलिस थाने में जाकर CRPC की धारा 154 के तहत भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। दिल्ली प्रदूषण का स्तर अब बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन यानी आज राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 6 बजे के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। ITI जहांगीरपुरी और मुड़का में AQI सबसे खराब दर्ज किया गया है। दोनों स्थानों पर AQI क्रमशः 467 और 445 रहा। देखिए, पहली बात तो कि विपक्ष को बोलने का हक ही नहीं है। भारतीय जनता, हम तो प्लान तैयार कर रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर हम जीत दर्ज करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि संगठन की दृष्टि से हमारी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। यूपी में भाजपा की सदस्यता अभियान के दौरान भी हम लोगों ने इन 10 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित किया था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हताशा और निराशा में है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के लिए जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपने संगठन में जो भी तैयारी हमें करनी है, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। और आप देखेंगे हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमने इन विधानसभा सीटों में भी प्रदेश के साथ साथ इन सभी विधानसभाओं को सदस्यता के रूप में भी विशेष रूप से फोकस किया है, चिन्हित किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर एक व्यापक जनसंपर्क करके सदस्यता अभियान को भी इन विधानसभाओं में लक्षित करके एक सफलतापूर्वक पूरा किया है। जहां तक कांग्रेस और सपा का विषय है, उनकी निराशा का ही परिणाम है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रही है और अपनी हार को सुनिश्चित मानते हुए समाजवादी पार्टी किसी तरह चुनाव टले इसका प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी की मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो कथनी और करनी है, उसमें बहुत अंतर है।
हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सियासत के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में जुटे हैं, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के चलते अखिलेश यादव और ओवैसी का रिश्ता हमेशा से 36 का रहा है। ऐसे में अभी से सहयोग कहिए या प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश का सियासी हिसाब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव में बराबर करने की रणनीति बनाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा ने पूरे दमखम के साथ लड़ने की स्ट्रेटजी बनाई है। अखिलेश यादव अपने मिशन महाराष्ट्र का आगाज मुस्लिम बहुल इलाके से ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की महाराष्ट्र में सियासी प्रयोगशाला की जमीन रही है। सपा प्रमुख आज महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज अखिलेश महाराष्ट्र में मालेगांव में रहेंगे, तो अगले दिन यानी कि कल धुले में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन दोनों ही सीटों पर ओवैसी की पार्टी MIM का सियासी आधार ही नहीं बल्कि विधायक रहे हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में चुनावी हुंकार भरकर मुस्लिमों को साधने की कवायद करेंगे। 2019 विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल और धुलिया सिटी विधानसभा सीट जीतकर MIM ने सबको चौंका दिया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में औरंगाबाद सेंट्रल और बहखाला सीट पर जीत का परचम ओवैसी की पार्टी ने फहराया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी। इस तरह ये कहा जाने लगा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को कांग्रेस और NCP का सियासी विकल्प MIM मिल गई है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार में शराब उद्योग को नियंत्रित करने वाले शक्तिशाली सिंडिकेट की मौजूदगी का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शराब की त्रासदी से निपटने में अक्षम है। सीवान में हुई शराब की त्रासदी पर आरजेडी नेता ने कहा है कि ये दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये पूरा सिंडिकेट है। आधिकारिक आंकड़े अभी भी सामने आए हैं, लेकिन खबरें उससे कहीं ज़्यादा हैं। शराबबंदी के नाम पर यह सिंडिकेट काम कर रहा है। ये सिंडिकेट बहुत शक्तिशाली है। बतौर सरकार एनडीए सरकार बिहार में फेल हो गई। देखिए, आंकड़ा 25 के ऊपर जा चुका है। सरकार इसमें भी चाह रही थी, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण मौतों में भी, कि फजिंग करें डेटा के साथ। ये उचित नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, वो एक एक इंसान कह रहा है बिहार। कहां है मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, 2 पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं, या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। शराबबंदी के नाम पर गरीब को बंद कर दो जेल में। मैं समझता हूं कि ये जो कल भी मैंने आपसे बातचीत में कहा, और तेजस्वी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी इशारा किया, कि इंडस्ट्री है, एक सिंडिकेट, इतनी पहुंच है इनको कि वारेन ये कुछ भी कर सकते हैं। दे गेट अवे विथ एवरीथिंग। जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, सारी चीजें बेमानी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने कहा है कि हिंदुओं से कहना चाहता हूं, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल और भागलपुर में हिंदुओं की संख्या घट गई है। अब हिंदू एकजुट होगा। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। वो इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अंजाम देने वाले हमास नेता याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया है। इजराइल की सेना ने उस हमले के बाद ही गायब हो चुके सिनवार की तलाशी शुरू कर दी थी। कहा जा रहा है कि 61 साल के सिनवार इस दौरान अपना ज़्यादातर समय गाजा पट्टी में बनी सुरंगों में बिताया करते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा लगता है कि दक्षिणी गाजा में एक इजरायली गश्ती दल के साथ अचानक हुई मुठभेड़ में वो मारे गए। उनकी सुरक्षा के बारे में ब्यौरे काफ़ी कम मिले हैं। उनके आसपास बंधक भी में नहीं मिले हैं। इस मुठभेड़ के बारे में भी ब्यौरे अभी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब तक की उनकी मौत से जुड़ी जानकारियों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। इजरायली सेना ने बताया कि उसकी 828वीं इस्लामिक ब्रिगेड बुधवार को राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। उसी दौरान गश्ती दल ने 3 लोगों की पहचान की। तुरंत मुठभेड़ शुरू हो गई और तीनों को मार दिया गया। तब तक इस मुठभेड़ में कोई खास बात नहीं दिख रही थी, लेकिन इसे अंजाम देने वाले सैनिक गुरुवार की सुबह तक वहां से नहीं लौटे थे। लेकिन मुठभेड़ के
बाद जब शवों की पहचान की जा रही थी तो एक शव का चेहरा और डील डॉल याह्या सिनवार से काफ़ी मिलता जुलता लगा, लेकिन लाशें वहीं पड़ी रहीं। इस तरह के मामले में सावधानी बरती जाती है। हमास की ओर से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया। बाद में उसी दिन सिनवार का शव वहां से निकाल कर इजराइल के लिए आया गया। उस पूरे इलाके को घेर कर उसे सुरक्षित कर दिया गया है। और इजरायली सेना द्वारा हमास के नेता याह्या सिनवार के शहीद किए जाने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कल अपने संबोधन में कहा है कि वो हमास के साथ जारी युद्ध को कल ही खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जो उनके कैद में हैं। हालांकि ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या हमास इजराइल की शर्तों को मानता है या नहीं, क्योंकि इजरायली सेना ने उसके कई नेताओं को युद्ध में शहीद किया है। जानकारी के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी कम से कम 102 लोग हैं। उनको छुड़ाने के लिए इजराइल हर तरह की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में गाजा के लोगों के लिए एक खास संदेश दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि जिस सिनवार को आप लोग शेर समझते थे वो खुद ही मान में छिपा हुआ था, वो आपकी भलाई नहीं कर रहा था। अमेरिका भी सिनवार की हत्या से काफ़ी खुश है। ये वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही इजरायली प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की और बधाई दी। इसके अलावा युद्ध को लेकर आगे की योजना पर विचार साझा किया। बातचीत के दौरान बाइडेन ने भी बंधकों की रिहाई को सबसे ज़्यादा वरीयता दी और इस पर जोर देते हुए कहा कि हमारा अगला लक्ष्य उनकी रिहाई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।